फॉर्मेट की वीडियो और सारे क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। आप लोग असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 15, अमित, रोहित एंड शोभित आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। The profit and loss account of the firm for the year ended 31st March 2022 is given below। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। अमित, रोहित और शोभित तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं फर्म में और ये पीएल अकाउंट दे रखा है। क्या निकालना है इसमें हमको? कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म for the assessment year 2022-23, assuming that no partner is an active partner in the firm fulfills the condition of section 184। पहली बात, इसमें टोटल इनकम पूछा है, इसका मतलब कि आपको बुक प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ही निकालना पड़ेगा। पहले बुक प्रॉफिट, फिर उसकी मदद से टोटल इनकम। आगे बोला है कि नो पार्टनर इज एक्टिव पार्टनर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि अमित, रोहित और शोभित तीनों ही नॉन वर्किंग पार्टनर हैं, ठीक है। तो इसका काम कब, इसका यूज कब आता है? जब हम लोग टोटल इनकम में बुक प्रॉफिट में से लेस करते हैं ना, तो वहां पे हम लोग को चाहिए होता है वर्किंग पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, या फिर एलोकेशन ऑफ पार्टनर जब करते हैं तो वहां पे भी हमको वर्किंग चाहिए होता है। तो भाई यहाँ पे तीनों ही नॉन वर्किंग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे लिखा है द फर्म फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। तो भाई फर्म फुलफिल कर रहा है, नहीं फुलफिल करता है तो कुछ चीजें चेंज हो जाती है। यहाँ पे फुलफिल कर रहा है कंडीशन, ठीक है। तो भाई सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेस। ऐसे लिखा होता तो अलाउ मानते, लेकिन इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दे रखा है, पहले उसको देख लें हम। एडजस्टमेंट में बोला गया है ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹6,400 फॉर न्यूली परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज एंड 5,440 फॉर इनकम टैक्स पेड। चलो एक एक करके देखते हैं। भाई ऐसे तो यहां लिखा था ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में, तो वो तो अलाउ होता, लेकिन उस ट्रेड एक्सपेंसेस में 6,400 रुपए टाइपराइटर का भी पैसा जोड़ा गया है। टाइपराइटर एक एसेट है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, यहां पे नहीं आता है। मैं बता रखा हूं एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट को आपको ऐड करना है, तो ये 6,400 तो आप ऐड कर लोगे, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है 5,440 फॉर इनकम टैक्स पेड। तो भाई इनकम टैक्स पेड एक पर्सनल एक्सपेंस है, ये भी डिसअलाउ होता है, हमेशा ही ऐड होता है, ठीक। अभी ये टाइपराइटर से रिलेटेड एक और चीज देखनी है, वो आगे वाले पॉइंट में बताऊंगा। टू सैलरीज, अगर यही चीज यहां लिखा होता टू सैलरीज टू पार्टनर, तब हम क्या करते, तब इसको डिसअलाउ करते। यहां सिर्फ सैलरी लिखा है तो हम मानेंगे कि ये किसको जा रहा है, ये जा रहा है एम्प्लॉय को, तो इसलिए ये अलाउ है, ठीक है। और ये इस वाले में आपका 6,400 रुपए टाइपराइटर का और 5,440 रुपए इनकम टैक्स पेड का डिसअलाउ है। आगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, कोई भी प्रोविजन डिसअलाउ होता है, आपको ऐड करना है। आगे लिखा है टू पोस्टेज 1,400, कुछ भी मेंशन नहीं है, बिजनेस का पार्ट हो गया, अलाउ कर दो इसको। टू रिपेयर्स, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो आप मानोगे बिजनेस में कुछ रिपेयर हुआ है तो अलाउ। टू डेप्रिसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, 6,000 कुछ ना दिया होता है एडजस्टमेंट में, तो हम मानते हैं ये पूरा अमाउंट अलाउ है। आप यहां एडजस्टमेंट में देख रहे हो लिखा हुआ है फर्नीचर वॉज परचेज्ड, इसी में टाइपराइटर वाले का भी काम आएगा, पहले इसका बता दूं। फर्नीचर वॉज परचेज्ड इन 2019-20 फॉर ₹40,000, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड इज 10%, देयर इज नो अदर डेप्रिशिएबल एसेट इन द बिजनेस। एक फर्नीचर इन्होंने खरीदा था 2019-20 में 40,000 रुपीज का, ठीक। उस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगना है 10%, और आगे बोला है और कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है बिजनेस में, ठीक। अगर यही चीज यहां पे लिख देता कि प्रॉपर अमाउंट हैज बीन चार्ज टू पीएल, भाई प्रॉपर अमाउंट हैज बीन चार्ज टू पीएल का मतलब कि डेप्रिसिएशन, रिपेयर, जो भी इसका होना है सब कुछ ऑलरेडी अलाउ हो चुका है। नहीं लिखा है तो आपको यहां क्या करना होगा? पहली बात तो यहां डेट दे रखा है, जब डेट दे रखा होता है तो हम लोग रिटन डाउन वैल्यू की मदद से डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन में बताऊंगा कि हम लोग कैसे निकालेंगे। रिटन डाउन सीधे नहीं निकालोगे आप 40,000 का 10%, यहां 2019-20 में खरीदी गई थी ना, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिटन डाउन वैल्यू पे इसको कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज टाइपराइटर, टाइपराइटर इज एन एसेट, ये एक मशीनरी है और मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन लगता है, और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन मैंने ऑलरेडी बताया कि 15% डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, चाहे गिवन हो ना। यहां पे आप देख रहे हो गिवन तो नहीं है, लेकिन ये पीजीबीपी वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि 15% डेप्रिसिएशन जाता है। तो अब आप यहां पे क्या करोगे भाई? देखो सबसे पहले आप करना, टाइपराइटर का है 6,400 रुपए, तो उसका 15% निकाल लेना, इससे टाइपराइटर का डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक। सेकंड पॉइंट में आप क्या करोगे, ये फर्नीचर वाले का रिटन डाउन वैल्यू मेथड से आप अलग से डेप्रिसिएशन निकालोगे, दोनों के डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना, ठीक।
जब इन दोनों के डेप्रिसिएशन को आप ऐड करोगे ना तो ये आएगा ओरिजिनल अलाउेबल डेप्रिसिएशन, कि इतना डेप्रिसिएशन अलाउ होना चाहिए था। ठीक, अब मैं सपोज कर रहा हूं कि कुछ भी आपका XYZ जो है वो एक अलाउेबल डेप्रिसिएशन आ गया है, टाइपराइटर का और फर्नीचर का मिला के। ठीक, उसके बाद क्या करना, आप इसको जो PL अकाउंट में है और जो आपका डेप्रिसिएशन आएगा उन दोनों को आप कंपेयर करना। भाई फिर जैसे हम करते हैं कि डेप्रिसिएशन वाला, PL वाला और एडजस्टमेंट वाले का हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, अगर इससे आप कंपेयर करना अलाउ जो आपका आया है, अगर PL अकाउंट में ज्यादा डेप्रिसिएशन डेबिट होगा तो जितना ज्यादा है उतना एक्सेस हम सीधे ऐड कर देते हैं। इन दोनों को आप कंपेयर करना, अगर डेप्रिसिएशन यहाँ पे कम डेबिट हुआ होगा तो जितना कम है उसको आप सीधा लेस कर देना। या फिर एक और तरीका जो बता रखा हूं कि PL वाला ऐड और एडजस्टमेंट वाला यानी कि फुल अलाउेबल वाला जो होता है उसको आप लेस कर देते हो, तो भी आंसर वही आता है। ठीक है, आगे टू डोनेशंस 8,000 रुपीज, यहां लिखा हुआ है डोनेशंस आर गिवन टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो भाई डोनेशन बिजनेस का पार्ट नहीं होता है, ये हो गया डिसअलाउ, इसको आपको ऐड करना है। इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां होगा, बोला है डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, तो ये किसमें जाएगा 80G में। ठीक है, टू रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड टू अमित, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन में भी, इलस्ट्रेशन में भी। रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड टू अमित से कंफ्यूज नहीं होना है, यहां बिल्डिंग किस बिल्डिंग की बात हो रही है, जिस बिल्डिंग में बिजनेस का काम हो रहा है। अब जिस बिल्डिंग में बिजनेस का काम हो रहा है तो उसका जो भी रेंट जाएगा, जो भी खर्चा जाएगा वो तो बिजनेस का पार्ट होगा ना, तो यहां पे उसी बिजनेस वाले बिल्डिंग का रेंट गया है उस बिल्डिंग के ओनर को। अब वो बिल्डिंग के ओनर अमित हो, रोहित हो या कोई और थर्ड पर्सन हो, हमको उससे क्या, यहां हमको बस इतना देखना है कि बिल्डिंग का रेंट जा रहा है ना, तो ये अलाउ हो गया। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, तो क्योंकि यहां पे फर्म सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल कर रही है तो इस वजह से 12% तक क्या होता है, अलाउड होता है। 12% से जितना ज्यादा होता है, जितना एक्सेस होता है, केवल वही पोर्शन डिसअलाउ। ठीक, आगे लिखा है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट ही सबसे पहले आप लोगे, उसके बाद आप डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड करोगे। ठीक है, अब देखते हैं इन क्रेडिट साइड। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इस काम को कुछ नहीं करना है। फिर लिखा है बाय कमीशन, कंफ्यूज ना होना, ये कमीशन टू पार्टनर नहीं दिया है, और कमीशन टू पार्टनर अगर देना भी होता तो इधर लिखता, और जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना होता इधर कि टू कमीशन टू पार्टनर्स, तब तक आप इसको कमीशन टू पार्टनर नहीं मानते कि इंप्लॉय को गया है। ठीक है, जैसे यहाँ सैलरी दे रखा था तो हमने माना सिर्फ इंप्लॉय को गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है बाय कमीशन, तो कमीशन इनको रिसीव हुआ है ना, तो आप मानोगे बिजनेस में कहीं से कमीशन रिसीव हुआ है, तो ये अलाउ है। आगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हम लेस क्या करते हैं, डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन PL अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, तो ये डिसअलाउड इनकम हो गया, इसलिए इसको लेस कर देना। बाय डिविडेंड, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, तो डिसअलाउड इनकम हो गया, इसलिए इसको लेस कर देना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन्स का पार्ट हो गया और ये डिसअलाउड इनकम हो गया, इसको लेस कर देना। ठीक है, हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट देख लिया। अमित इज द ओनर ऑफ द बिजनेस हाउस। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये किस चीज की है, अमित इज द ओनर ऑफ द बिजनेस हाउस, मतलब कि जहां पे बिजनेस हो रहा है उस बिल्डिंग के मालिक हैं अमित। तो भाई उस बिल्डिंग का किराया तो अमित को एज अ बिल्डिंग का ओनर जाएगा ना कि एज अ पार्टनर वो ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि बिल्डिंग का रेंट गया है, उसी में बिजनेस हो रहा था, तो ये अलाउ हो गया। सेकंड, ट्रेड एक्सपेंसेस वाला ये हमने देख लिया है, उस इनकम टैक्स पेड भी था वो भी देख लिया हमने, फिर डोनेशन वाला पॉइंट भी देख लिया, फिर फर्नीचर वाला भी देख लिया। हमको सिर्फ टोटल इनकम निकालना है, तो पहले बुक प्रॉफिट निकालेंगे फिर टोटल इनकम। और ध्यान रखना कि यहां कोई भी पार्टनर वर्किंग पार्टनर नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 15 का, और इससे पहले की जो भी वीडियो है वो सारी मैं अपलोड कर चुका हूं। फॉर्मेट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है वो जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। और सारे क्वेश्चंस की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोडेड है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल इनकम, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, बुक प्रॉफिट, फिर उसकी मदद से टोटल इनकम। लेकिन यहाँ एक काम करो आप, पहले बुक प्रॉफिट से पहले एक डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा हमको। किस पे डेप्रिसिएशन निकालना है हम, ऑन फर्नीचर,
क्यों निकाल रहे हैं, आप बैक करो अगर आपने स्किप कर दिया है तो, जहां मैंने क्वेश्चन समझाया है, जहां पे डेप्रिसिएशन आया होगा वहां मैंने समझाया है ये रीजन। क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट में एक फर्नीचर बताया गया है कि 2019-20 में परचेज किया गया था और उस पे डेप्रिसिएशन 10% लग रहा था, और कहीं भी एडजस्टमेंट में ये नहीं मेंशन है कि डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज टू द पीएल अकाउंट। अगर चार्ज टू द पीएल अकाउंट बोल देता तो हम यहाँ नहीं निकालते, अलग से जो भी पीएल अकाउंट में होता उसको मान लेते, लेकिन यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है। तो पहले हम डेप्रिसिएशन इसका और टाइपराइटर का भी, क्योंकि टाइपराइटर भी एक एसेट है, और एसेट भले ही ना आता हो हमारे बुक प्रॉफिट में, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन जरूर आता है। तो यहाँ पे पहले आप फर्नीचर का निकालोगे और फिर टाइपराइटर का। फर्नीचर का थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डेट दे रखा है, जब भी डेट दे रखा होता है तो हमको रिटन डाउन वैल्यू के फॉर्मूले से निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखो आप, यहां क्वेश्चन में बोला है कि 2019-20 में परचेज किया गया था, ठीक। तो अब आप कब तक रिटन डाउन वैल्यू निकालोगे, मतलब कौन से ईयर का आपको चाहिए? भाई बहुत सिंपल है, देखो यहां क्वेश्चन में क्या लिखा है, असेसमेंट ईयर 2022-23, और आपको ये बात पता होगा कि जो भी असेसमेंट ईयर में हम ये सारी चीजें लेते हैं वो हम प्रीवियस ईयर का लेते हैं। कहने का मतलब, अगर ये असेसमेंट ईयर 2022-23 का हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें ये सारे जो आइटम हैं वो है 2021 से लेकर 2022 तक का, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का इंफॉर्मेशन है, ठीक। तो यानी कि हमको कहां का डेप्रिसिएशन चाहिए, हमको चाहिए 2021-22 में कितना डेप्रिसिएशन था वो, क्योंकि यहां उसी का सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहां पे 2020, जैसे आप नई वाली बुक से कर रहे हो और उसमें 2023-24 असेसमेंट ईयर है, ठीक है, तब आप बताओ कि कहां तक आप डेप्रिसिएशन निकालोगे। भाई सेम फॉर्मूले से आप निकालोगे, बस आप क्या करोगे, आप एक ईयर ज्यादा का निकालोगे। अगर आपकी बुक में 2023-24 असेसमेंट ईयर है तो आप खुद बताओ आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा। प्रीवियस ईयर होगा 2022-23, ठीक है। तो आप इसका डेप्रिसिएशन निकालना, ठीक है। तो हमारे बुक में 2022-23 है तो हम निकाल रहे हैं 21-22 तक का। अच्छा, आप कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, आप लिखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ठीक, और कौन से ईयर में दिया हुआ है ये भी लिख लो यहाँ पे। तो 2019-20 में जो भी प्राइस दिया हुआ है उसको आप आउटर कॉलम में लिखो यहाँ पे। तो कितना है, 40,000 रुपीज, ठीक। अब उसके बाद आप लेस करो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, ठीक है। फॉर, इसको अभी छोड़ दो, ये डेट अभी मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है। फिर उसके बाद यहां पे ये 40,000 का 10% आप कैलकुलेट करो, ये आ गया 4,000। इसको आप लेस करो 40,000 में से, ये आ गया 36,000 रुपीज, ठीक। अच्छा, अब देखो 2019-20 में कॉस्ट इतना था, ठीक। तो ये जो डेप्रिसिएशन निकलेगा पहले इस ईयर का भी तो निकलेगा, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का भी तो निकलेगा। तो यहां पे ये जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो किसका है, 2019-2020, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का, ठीक। तो ये है उस ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये क्या है, ये है रिटन डाउन वैल्यू ऑन, भाई ये कहां पे खत्म होगा, 31 मार्च 2020। आपको पता है ना कि अकाउंटिंग का जो भी ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये रिटन डाउन वैल्यू यहां पे किसकी आएगी, ये मार्च तक खत्म हो गया, मार्च 2020 तक का, यानी कि 1 अप्रैल 2020 में अब उस फर्नीचर की वैल्यू है 36,000 रुपीज, ठीक। तो आपको क्या 1920 का डेप्रिसिएशन चाहिए, नहीं, तो अभी और आगे बढ़ो आप, सेम वैसे ही लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, ठीक। फॉर, फिर आप यहां पे डेट छोड़ो और लिखो 40,000 एट द रेट, सॉरी, अब भाई अब 40,000 थोड़ी ना रेट है, अब तो 36,000 रेट है ना, तो 36,000 एट द रेट 10%, अमाउंट कितना आ गया, 3,600, ठीक। अब ये 1 अप्रैल 2020 को ये वैल्यू था, ठीक। तो अब ये वाला जो ईयर है वो कब जाके खत्म होगा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जाएगा ये ईयर, यही ना। तो ये हो गया आपका 2021 का डेप्रिसिएशन, समझ में आया, ठीक है।
भाई यहाँ हम सीधे सीधे थोड़ी ना ले सकते हैं 2019 2020, क्योंकि वो तो नॉर्मल ईयर होता है जो जनवरी से दिसंबर तक, लेकिन हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमारा होता है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक का। ठीक, तो क्या आपको 2021 तक का चाहिए था? नहीं भाई, तो अभी हमको और आगे जाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई 32,400, और ये क्या है? ये रिटन डाउन वैल्यू आ गई कब की? ये 31 मार्च 2021 पे खत्म हुआ। अब आप खुद बताओ, जब ये 31 मार्च 2021 पे खत्म हो रहा है तो अब ये क्या होगा यहाँ? 1 अप्रैल 2021। ठीक, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर, फिर से ईयर छोड़ो आप, अब इस वाले वैल्यू पे निकलेगा तो 32,400 एट द रेट 10%। अमाउंट कितना आ गया? 3,240। इसको आप लेस करो तो ये आ गया आपका 29,160। भाई देखो, ये रिटन डाउन वैल्यू इतनी थी 32,400, तो ये वैल्यू कब तक रहेगी? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का, यानी कि ये है 2021-2022 के डेप्रिसिएशन 3240। और ये रिटन डाउन वैल्यू कब की आ गई? ये रिटन डाउन वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2022 की। ठीक है, 29,160। अब आप वापस से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में था असेसमेंट ईयर 2022-23, यानी कि असेसमेंट ईयर जो भी होता है हम प्रीवियस ईयर का ही सारा आइटम लेते हैं, यानी कि एक साल पहले का यहाँ पे सारा आइटम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 22-23 असेसमेंट ईयर, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम हमको लेने हैं वो लेने हैं 2021-22 का। तो आप यहाँ पढ़ो डेट 2021-22, और इसी का हमको सारा एक्सपेंसेस, सारा इनकम लेना है, यानी कि ये था आपका ओरिजिनल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। समझ में आया? ठीक है, अब जैसे कि आपकी बुक 2023-24 वाली है, तो आपको कहां तक निकालना पड़ेगा? 2022-23 तक का, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना प्रीवियस ईयर एक साल पहले का होता है। ठीक है, तो मेरा असेसमेंट ईयर 2022-23 है, तो मैं ले रहा हूं 21-22 का डेप्रिसिएशन। अगर आपका 2023-24 असेसमेंट ईयर है तो आप एक साल और का निकालोगे। ठीक है, यहां पे लिखोगे लेस डेप्रिसिएशन, और वो जो आएगा वो होगा 2022-23 का, वो आपका होगा। मतलब आपको अपने असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये नहीं है आपका डेप्रिसिएशन, ये है 3,240। ठीक है, डेप्रिसिएशन। ठीक, तो अब आप काम करो, यहां पे लिख लो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना आ गया ये अमाउंट? ये वाला अमाउंट 3,240। ठीक है, अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में और कोई एसेट है? हाँ, एक और एसेट है, टाइपराइटर इन्होंने परचेज किया था। तो जो टाइपराइटर डेबिट हुआ है पीएल अकाउंट में, वो तो भाई हटा देंगे हम वहां से, लेकिन डेप्रिसिएशन जरूर डेबिट होता है। तो टाइपराइटर कितने का लिया है इन्होंने? पहले यहां लिख लिया हम डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर। ठीक, अब टाइपराइटर कितने का लिया है इन्होंने? 6,400 रुपीज का। ठीक, अब आप तो कहोगे कि यहां पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लेना है, वो तो दिया नहीं है। तो ये मैंने प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाले वीडियो में बता रखा है कि कुछ कुछ एसेट पे फिक्स्ड होते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे टाइपराइटर है, तो टाइपराइटर पे टाइपराइटर एक मशीनरी है, और मशीनरी पे 15% फिक्स होता है। तो 6,400 एट द रेट 15% आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो कि 6,400 एट द रेट 15%, ये आ गया 960। यहां पे लिख लो आप आउटर कॉलम में, इन दोनों को ऐड कर दो तो 3,240 प्लस 960, ये हो जाएगा 4,200। ये क्या आ गया? ये आ गया डेप्रिसिएशन। लिख लो आप टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ, कौन से ईयर का आया ये? 2021-2022 तक का। और यही हमको चाहिए, क्योंकि हमारा असेसमेंट ईयर है 2022-23, तो उसके लिए मुझे ये वाला चाहिए था। ठीक, अब कुछ नहीं करना है आपको। अब ये आ गई आपकी ओरिजिनल डेप्रिसिएशन, अलाउड डेप्रिसिएशन। इसको कंपेयर करो अपने पीएल वाले से।
तो डेप्रिसिएशन पीएल में कितना डेबिट है 6000, ओरिजिनल में कितना था 4200 तो भाई इसका दो तरीका होता है। एक तो जैसे मैंने बताया कि अगर पीएल अकाउंट में एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया, ज्यादा डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया है, तो जितना एक्सेस है उतना ऐड कर दो। यानी कि 6000 है भाई, यहां तो ज्यादा हुआ है ना, तो ज्यादा हो गया है तो सीधे भाई 6000 में से ये माइनस करो और एक्सेस वाला ऐड कर लो। दूसरा तरीका पीएल वाला ऐड, एडजस्टमेंट वाला लेस, बात तो भी वही पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और अगर लेस होता यहां पे, कहने का मतलब अगर पीएल अकाउंट में ये कम डेबिट हुआ होता तो जितना कम डेबिट हुआ होता उतना हम लेस कर देते। हाँ, या फिर दूसरा वाला तरीका कि पीएल वाला ऐड और ये जो एडजस्टमेंट वाला है वो लेस। अब हम कैलकुलेट करेंगे बुक प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आपका आप वो लिख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है वो आप लिख लो। तो यहां पे नेट प्रॉफिट है, अमाउंट है 78,000 रुपीज। ठीक है, ऐड कर लो आप डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले ट्रेड एक्सपेंसेस, ऐसे तो अलाउ होता है लेकिन एडजस्टमेंट में बताया हुआ है कि ट्रेड एक्सपेंसेस में जुड़ा हुआ है एसेट और इनकम टैक्स पेड, तो एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट जो होता है वो डिसअलाउ होता है। तो टाइपराइटर एक एसेट है इसलिए डिसअलाउ हो गया। अमाउंट कितना है इसका 6,400 रुपए। उसके बाद दिया हुआ है इसी में कि इनकम टैक्स पेड, तो इनकम टैक्स पेड भी पर्सनल एक्सपेंस है, तो पर्सनल एक्सपेंस है तो इसको आप ऐड करोगे, डिसअलाउ हो गया ये भी 5,440। उसके बाद लिखा है सैलरीज, तो कुछ नहीं बोला है, सैलरी टू पार्टनर बोला होता तब डिसअलाउ होता है, यहाँ लेते सिर्फ सैलरी बोला है तो आप मानोगे एम्प्लॉय को दिए हैं, अलाउ हो गया। ठीक, फिर प्रोविजन, तो कोई भी प्रोविजन वो ऐड हो जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अमाउंट 4,600। नेक्स्ट पोस्टेज, बिजनेस का पार्ट मानेंगे, अलाउ। रिपेयर्स कुछ नहीं मेंशन है, ये भी अलाउ मानेंगे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन एक दे रखा है पीएल में 6,000 और जो एडजस्टमेंट वाला है वो अभी हम कैलकुलेट किए हैं, कितना है वो 4,200 रुपीज। ठीक, तो अब ध्यान से समझना, ये ऑलरेडी मैं कई बार समझा चुका हूं अपने वीडियो में, पीजीबीपी वाली वीडियो में भी समझाया हूं कि अगर डेप्रिसिएशन पीएल में दे रखा है और एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो यहां एडजस्टमेंट में दिया नहीं हुआ था, हमने कैलकुलेट किया है, तो उसका एक तो सिंपल सा चीज होता है कि भाई पीएल वाले को ऐड कर दो, एडजस्टमेंट वाले को लेस कर दो। ठीक, दूसरा तरीका, ये बुक प्रॉफिट का जब मैं फॉर्मेट वाला वीडियो बताया था तब मैंने बताया था कि जितना भी एक्सेस डेप्रिसिएशन हुआ है पीएल में, अगर एक्सेस है तो जितना ज्यादा है तो एक्सेस वाले को ऐड कर दो। अगर पीएल में कम डेबिट हुआ है, ठीक है, कम हुआ है, तो जितना कम है उतना आपको लेस कर देना है। ठीक, तो यहां पे आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन था 6,000 पीएल में और ओरिजिनल कितना था 4,200, यानी कि पीएल अकाउंट में ज्यादा है। कितना ज्यादा है कैसे निकालोगे आप, 6,000 रुपीज पीएल में था, ओरिजिनल था 4,200, लेस किया आपने, आपको पता चला कि 1,800 एक्सेस डेप्रिसिएशन है। तो आप या तो वो काम करो कि एकदम सीधे सीधे यहां लिख दो एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन पीएल अकाउंट 1,800 रुपए, और कुछ मत करो, डेप्रिसिएशन को अब मत दिखाना, फिर तो भी सही होगा। दूसरा, जैसे बुक में दिया है कि पीएल वाला ऐड, एडजस्टमेंट वाला लेस, उससे भी कर लो, सही आएगा। समझ गए? तो हम लोग बुक वाले से इस वाले में कर लेते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एज पर पीएल अमाउंट है आपका 6,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन के बाद दिया हुआ है डोनेशन, डोनेशन इज डिसअलाउड, अमाउंट कितना है 8,000 रुपीज, आप लिख लो यहां पे। नेक्स्ट है रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड टू अमित। अमित जो है बिजनेस हाउस के ओनर हैं, जिस बिल्डिंग में बिजनेस का काम हो रहा है उस बिल्डिंग के मालिक हैं, तो इनको एज अ पार्टनर ये पैसा नहीं मिला है, उस बिल्डिंग के मालिक हैं इसलिए पैसा मिला है। तो जिस बिल्डिंग में बिजनेस का काम हो रहा है और उसका रेंट, उसका रिपेयर, हर चीज अलाउ होता है, किसको जा रहा है हमको उससे क्या मतलब, तो ये अलाउ। नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 12% तक लिखा है तो अलाउ, क्योंकि यहां पे सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल हो रही, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% अलाउ। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट, दूसरा एडजस्टमेंट हमने देख लिया, पहला वाला देख लिया, दूसरा ट्रेड एक्सपेंसेस है और इनकम टैक्स वो भी देख लिया, थर्ड डोनेशन, फोर्थ फर्नीचर वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और कुछ है नहीं, आप ऐड करो 6,440 प्लस 6,400 प्लस 5,440 प्लस 4,600 प्लस 6,000 प्लस 8,000, ये आ गया
30,440, इसको ऐड करो 78,000 में, ये आया 1,08,440। ठीक, अब लेस करो आप यहां पे डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट, छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है। फिर लिखा हुआ है कमीशन, तो कमीशन अगर कुछ और मेंशन होता कि जैसे कि कमीशन टू पार्टनर, तो वो तो भाई पीएल अकाउंट में डेबिट साइड दिया होता, तब उसको ऐड कर रहे थे। यहां सिर्फ कमीशन बोला है, तो आप मानोगे ये बिजनेस का ही इनको कमीशन अर्न हुआ है, तो इसलिए बिजनेस का पार्ट हो गया, अलाउ हो गया। ठीक है, फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, इसको आप ऐड कर लो, अमाउंट लेस करोगे 6,000, क्योंकि ये डिसअलाउड इनकम है। नेक्स्ट लिखा है डिविडेंड, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, तो ये डिसअलाउड इनकम हो गया, अमाउंट कितना है 12,000 रुपीज। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये भी बिजनेस का पार्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट है, अमाउंट 4,000 रुपए, तो 12 + 6 18। और हाँ, एक और चीज, डेप्रिसिएशन अलाउेबल कितना है 4,200। तो इसको मैं बहुत बार इस क्वेश्चन में समझा चुका हूं, फिर से समझा दे रहा हूं भाई। डेप्रिसिएशन पीएल में भी दे रखा था और एडजस्टमेंट वाला हमने कैलकुलेट किया, तो हमको पता चला कि पीएल में कुछ अमाउंट जो है एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है। तो जब भी एक्सेस डेबिट होता है, तो एक तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं कि 6,000 - 4,200, यानी कि 1,800 रुपए सीधे यहां पे लिख देते एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड। एक तरीका वो कि पीएल वाला ऐड, एडजस्टमेंट वाला लेस, तो वही हम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ भी बचा आपका नहीं, तो इसको आप ऐड करो 6,000 + 12,000 + 4,000 + 4,200, अमाउंट 26,200 आउटर कॉलम में लिखिए और तुरंत ब्रैकेट लगा दीजिए, वरना भूल जाएंगे कि लेस कर रहा है। इसको आप लेस करो 1,08,440 में से, अमाउंट 82,240, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इसीलिए ये हो गया आपका बुक प्रॉफिट। ठीक, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो भी असेसमेंट ईयर दे रखा है आपके क्वेश्चन में, आप वो यहां पे लिख लो। ठीक है, सबसे पहले बुक प्रॉफिट, अमाउंट कितना है, बुक प्रॉफिट है 82,240। ठीक, उसके बाद लेस क्या करते हैं, लीस्ट ऑफ देम, डिडक्टेबल रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। कैसे आता है वो, सबसे पहले लिखते हैं एक्चुअल रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट। ठीक, क्या लिखा हुआ है ये, वर्किंग पार्टनर। क्वेश्चन की आप लास्ट लाइन पढ़ो, नो पार्टनर इज एन एक्टिव पार्टनर इन द फर्म, यानी कि अमित, रोहित और शोभित तीनों के तीनों ही नॉन वर्किंग पार्टनर हैं, यानी कि उनका कोई भी सैलरी, उनका कोई भी कमीशन यहां पे नहीं आएगा, यानी कि ये निल हो गया। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी लिमिट निकालेंगे। अब एक चीज तो आपने देखा, स्टैट्यूटरी लिमिट चाहे कितना भी कम हो जाए, भाई यहां पे हम क्या लेते हैं, लीस्ट ऑफ देम, इन दोनों में से जो कम होता है, लेकिन स्टैट्यूटरी लिमिट अब जो भी आ जाए, हमको उससे क्या मतलब, भाई हमको तो यहाँ पे नील अमाउंट ही, सॉरी लीस्ट अमाउंट लेना होता है ना, तो ये अगर वन भी आ गया अमाउंट तो भी यही कम होगा, यानी कि नील, फिर भी हम स्टैट्यूटरी लिमिट कैलकुलेट करके दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी लिमिट, एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, लिखते हैं ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, बाइफरकेट करो इसको दो पार्ट में, 1,50,000 या फिर 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख। तो आप देख रहे हो बुक प्रॉफिट है 82,240, जो कि पहले 3 लाख के अंडर में आएगा, यानी कि पूरा यहीं पे आ गया। तो 82,240 का आप 90% कैलकुलेट कर लो, ये हो गया आपका 74,016। ठीक, और ये 1,50,000, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर अमाउंट है, तो भाई 1,50,000 आउटर कॉलम में लिख दो आप। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं ऐड
बैलेंस अमाउंट, यहाँ पे जो भी बैलेंस बच गया होता है उसका 60%। तो आप देख रहे हो बुक प्रॉफिट तो पूरा ही का पूरा यहीं पे यूटिलाइज हो गया, तो अब नील, यहाँ पे नील वैल्यू बचा, यानी कि 1,50,000 रुपीज ही आपका स्टैट्यूटरी लिमिट हो गया। ठीक, अब देखो जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे आपका स्टैट्यूटरी लिमिट तो आया है 1,50,000, तो वो कुछ भी आया भाई, हमको यहाँ पे किससे मतलब है, इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट है, हमको पता है यही, यहाँ तो जीरो है ना, तो यही तो लीस्ट होगा, यानी कि यहाँ नील अमाउंट आप लिखो। तो आपका 82,240 जो है वो बिजनेस इनकम हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐड करते हो अदर इनकम, मतलब और भी कोई भी हेड दे रखा है तो उस इनकम को आप ऐड कर लो। तो आप देख रहे हो यहाँ दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट। तो लिखो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अमाउंट कितना कितना है इसमें, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अमाउंट कितना है 6,000 रुपीज, यहाँ पे अभी आप लिखो। उसके बाद है डिविडेंड, कितना है 12,000 रुपीज। तो इन दोनों को ऐड करो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया 18,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो है 4,000 रुपीज, यानी कि इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 22,000 रुपीज। भाई 12 + 6 18 हो गया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जोड़ोगे तो 22,000, इसको आप आउटर कॉलम में लिखो। और ये जो बिजनेस इनकम है आपका उसमें ऐड कर दो, सॉरी ये गलती से मैंने ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो 82,240 प्लस 22,000, ये कितना आ गया 1,04,240, ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। यहां पे कौन सा दे रखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G दे रखा है। डोनेशंस, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। तो 80G को हम कैलकुलेट करते हैं। तो 80G को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, पहले नो लिमिट फिर विथ लिमिट। ये सब मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करना सिखाया है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट। फिर उसके बाद नो लिमिट को भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, 100%, 50%, और इधर विथ लिमिट को भी दो पार्ट में, 100%, 50%। ठीक है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। पहला स्टेप हम सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं। यहां बोला है डोनेशन टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, तो वो हम कहां लाएंगे, यहां पे। जो कहीं भी नहीं आता है इन तीनों में वो यहीं पे आएगा 8,000। जैसे अब यहाँ पे फैमिली प्लानिंग वाला आता है, यहाँ पे क्या कहते हैं आपका सारे नेशनल और पीएम से रिलेटेड फंड आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक फंड आते हैं, वो सब मैंने सिखाया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे होता है ये अमाउंट, तो नो लिमिट वाले में साफ साफ लिखा है नो लिमिट। तो यहाँ होता तो सीधे 100% क्वालिफाई, यानी कि 8,000 रुपए ये पूरा क्वालिफाई। यहाँ होता तो 8,000 का 50%, यानी कि 4,000 रुपए क्वालिफाई। लेकिन क्योंकि यहाँ पे विथ लिमिट लिखा है, पहले आप लिमिट कैलकुलेट करोगे। ठीक, लिमिट कैसे कैलकुलेट करोगे, लिमिट कैलकुलेट करोगे आप 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ध्यान रखना, ग्रॉस टोटल इनकम का 10% नहीं, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। ये कैसे आएगा, फॉर्मूले से आता है। जीटीआई कितना है आपका, जीटीआई है, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लो। जीटीआई में से लेस करते हैं हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, यानी कि एकदम इसके साथ स्पेसिफाई होना चाहिए कि 111A का है तो ही हम यहाँ पे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जीटीआई बताइए कितना है, जीटीआई है 1,04,240। रिडक्शन कुछ नहीं है, नील कर दो। यहाँ पे तो 80G का ही कैलकुलेशन हो रहा है ना, तो 80G नहीं आता, उसको छोड़ के और कोई भी है तो नहीं है कुछ भी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 4,000 रुपीज, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या इसके साथ कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है।
नील। लेस करो आप, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेस करोगे 1,04,240 में आप लेस करो 4,000 रुपए, आ गया कितना 1,02,40। ठीक, ये क्या आ गया एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। यहां पे लिखो आप 10% ऑफ, ये कितना आया है अभी 1,02,40, इसका 10% निकालो आप, ये हो जाएगा 10,024। भाई यही तो होगा 1,02,040 का 10% निकालोगे तो 10,024 लिमिट आ गई। बहुत सिंपल सा अब यहाँ से स्टेप है, विथ लिमिट के ऊपर आप पुट कर दो 10,024। ठीक, अब आपको क्या करना है, कंपेयर करोगे। पहले यहां यूटिलाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि यहां पे 100% है, ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन जब यहां नील अमाउंट, कोई डोनेशन ही नहीं है, तो यहां फायदा कहां से लोगे। अब पूरा अमाउंट यहां देखो, सिंपल सा चेक करो, क्या ये डोनेशन इस लिमिट के अंदर है। हाँ है, ये 8,000 है, ये 10,024 है, यानी कि ये इससे ज्यादा है, तो ये लिमिट के अंदर है। लिमिट के अंदर है तो यहां पे आप लिख दो ये अमाउंट क्वालिफाई हो गया। ठीक, अब ये कौन सा परसेंट है, 50 या 100, तो 50%, इसका 50%। ध्यान रखना, पहले लिख लो आप यहाँ 4,000। हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने ये 8,000 का डायरेक्ट 50% नहीं लिया है, पहले इसको क्वालिफाई किया है हमने, फिर लिया है। तो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 12,000 रुपए होता, तो अब आप देख रहे हो लिमिट से बाहर हो जाता, तब आप क्या करते, तब आप सिर्फ इसी ये लिमिट के बाहर हो जाता ना, क्योंकि वो 12,000 रुपए डोनेशन, तब आप सिर्फ इतने का यहाँ पे लिमिट लेते। ठीक, तो ये क्वालिफाई हो जाता और इसका 50% लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 8,000 रुपए पूरा ही इस लिमिट के अंदर आ रहा है, क्वालिफाई है, तो पहले एरो लगाओ, यहां पे क्वालिफाइंग अमाउंट लिखते हो कि हाँ भाई इतना अमाउंट जो है लिमिट के अंदर है। ठीक, अब उसका 50% निकाल दो 4,000। ए बी सी में नील है, यानी कि 80G की वैल्यू कितनी आ गई 4,000 रुपीज। ठीक, अब कुछ नहीं करना, हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया, आया है 4,000 रुपीज, और कोई भी डोनेशन है नहीं, सीधे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो 1,04,240 में जब आप 4,000 रुपीज लेस करोगे तो ये आ जाएगा 1,02,40 अमाउंट। ये क्या हो गया टोटल इनकम।